गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 पदार्थों के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर्स। तो उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो मटेरियल हैं, पदार्थ हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी हैं। उन प्रॉपर्टी में सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रॉपर्टी है अपन किसी भी पदार्थ के लिए वह है इलास्टिसिटी, लचीलापन या प्रत्यास्थता। तो प्रत्यास्थता क्या है इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। ये कोई भी एक पदार्थ है, कोई मटेरियल है, कोई बॉडी है। अगर उस पर मैं कोई बल लगाता हूँ, एफ एक्सटर्नल बल लगाता हूँ, बाह्य बल लगाता हूँ, तो बाह्य बल लगाने पर इस पर क्या होगा, जैसे किसी भी निकाय या किसी बॉडी पर या किसी पदार्थ पर या दृढ़ पिंड पर या लचीले पिंड पर अगर अपन बल लगाते हैं तो बल लगाने के कारण से वह डिफॉर्म हो जाएगी, विरूपित हो जाएगी, अर्थात उसकी आकृति या उसका आकार है वह बिगड़ जाएगा। अगर इसे अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलें तो उसके शेप एंड साइज में परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे उस पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ होता है वह होता है नंबर 1, उस पदार्थ की आकार व आकृति अलग अलग भी या दोनों भी एक साथ परिवर्तित हो सकते हैं। यह है उसके अंदर जो अणु हैं आपस में उनके बीच के अंदर बॉन्डिंग कैसी है, बंधन किस प्रकार का, कितना स्ट्रॉन्ग है, उसकी बंधन ऊर्जा कितनी है, इस बात पर भी निर्भर करता है। नंबर 2, अगर आकार और आकृति दोनों में परिवर्तन नहीं हो या इसे यूँ बोलें कि परिवर्तन है वह शून्य हो तो उस पिंड को अपन बोलेंगे दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी, रिजिड कठोर पिंड होगा। जैसे कि हीरा, डायमंड, अगर डायमंड है, हीरा है, अगर उस पर बाह्य बल लगाते हैं तो उसमें परिवर्तन है वो बहुत कम होते हैं, तो वह नॉर्मली कठोर या रिजिड बॉडी माना जा सकता है। अगर बात करें स्टील की तो स्टील पर बल लगाते हैं तो स्टील में परिवर्तन होते हैं, उसके आकार और आकृति में परिवर्तन होते हैं, तो वह थोड़ा फ्लेक्सिबल है, तो वह उसकी तुलना में कम रिजिड है। आप इसको यूँ समझिए कि एक ये जो निकाय है, बॉडी है, अगर इसमें बहुत सारे अलग अलग कण हैं और वो जुड़े हुए हैं एक बंधन के द्वारा, बॉन्ड के द्वारा, तो उस बॉन्ड को अगर मैं विभिन्न प्रकार के निकाय में स्टडी करूं, सपोज मैं ये कहूं कि यह है एक्स और ये वाई, कार्तीय निर्देशांक तंत्र में बात करता हूं, तो बहुत सारे कण हैं। इन कणों की मूल बिंदु से जो दूरी है R1, R2, R3, R4, R5 इस प्रकार से है। सपोज कीजिए कि ये एक कण है, दूसरा कण ये, तीसरा, चौथा, पाँचवा ऐसे है, और इसकी मूल बिंदु से दूरी यह है R1, ये R2, ये R3, ये R4 है। तो इसको मैं बोलता हूँ R1, सपोज ये R2, ये R3, ये R4 है। तो R12 मतलब कण नंबर 1 और कण नंबर 2 दोनों के बीच की दूरी है वो R12 हो जाएगी। 1 और 4 के बीच की दूरी है वह R14 हो जाएगी। 2 और 3 के बीच की दूरी है वह ये 13 है और ये 14 है, और 2 और 3 के बीच की दूरी है वह R23 हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो कणों के, दो कणों के बीच की दूरी है, जिसको कण नंबर I और J उनके बीच की दूरी है, यह है RI और ये RJ, तो इसकी जो बीच की दूरी है इसको RIJ बोलेंगे। तो ये बीच की दूरी है, अगर बल लगाने पर परिवर्तित नहीं होती है, अर्थात RIJ है वह बल लगाने पर भी उसमें जो परिवर्तन है वह 0 रहता है, अर्थात RIJ है वह नियत है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट रहती है। इस प्रकार के निकाय को अपन रिजिड या ठोस या दृढ़ निकाय बोलते हैं। ठोस भी नहीं, दृढ़ निकाय, ठोस के अंदर भी फ्लेक्सिबिलिटी आ सकती है। ओके, तो अगर जिसमें RIJ नियत है, अर्थात दो कणों के बीच की दूरी है वह नियत है, तो वह रिजिड बॉडी है, वह दृढ़ पिंड है। तो दृढ़ पिंड है, उसमें अगर अपन बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी आकार और आकृति, शेप एंड साइज, शेप का मतलब है कि अगर वह मान लीजिए गोलाकार है तो बल लगाने पर वह गोलाकार न होके दीर्घ गोलाकार हो गया है, या फिर वह हाई पैराबोलिक टाइप का हो गया है, या फिर वह अंडाकार हो गया है, उसकी शेप बिगड़ गई है। और साइज का मतलब है उसके आकार में अंतर, उसकी लंबाई चौड़ाई में परिवर्तन हो गया है। तो अगर लंबाई चौड़ाई में या उसके आकार में या आकृति में परिवर्तन होता है तो एक प्रकार का गुण है, अगर परिवर्तन नहीं होता है तो ये दूसरे प्रकार का गुण है। तो अगर परिवर्तन नहीं होता है तो उस पिंड को अपन दृढ़ पिंड या रिजिड बॉडी बोलते हैं, और परिवर्तन होता है उसके अंदर तो वह दृढ़ पिंड नहीं है, तो उस पिंड को अपन फिर क्या कहेंगे, उस प्रकार के पदार्थ को अपन क्या कहेंगे। तो देखिए, जब किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के आकार व आकृति में परिवर्तन होता है, ठीक है।
तो आकार व आकृति में परिवर्तन होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो बल है उस बल ने उसके ऊपर जो उसके जो कण थे उन कणों के बीच की दूरी को प्रभावित किया है। तो वह बल है वह उस पदार्थ को विरूपित कर देता है, डिफॉर्म कर देता है, डिफॉर्म या डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन का मतलब है उसकी आकार जो है या उसकी आकृति है उसको उसने भंग कर दिया है, तो उस बल को बोलते हैं अपन डिफॉर्मेशन फोर्स या फिर विरूपक बल। विरूपक बल कहा जाता है उसको। अब विरूपक बल के आधार पर कि विरूपक बल है वह उसमें विरूपण पैदा करेगा या नहीं करेगा, उस बल के आधार पर है पदार्थ को अपन दो भागों में बांट सकते हैं। सबसे पहला है वह है प्रत्यास्थ या इलास्टिक मटेरियल या प्रत्यास्थ वस्तु, और दूसरा है अप्रत्यास्थ वस्तु। ठीक है। अब प्रत्यास्थ वस्तु है वह क्या है, अगर किसी भी वस्तु पर किसी भी पदार्थ पर बाह्य बल लगाया जाता है, F बराबर अप्लाइड मतलब बाह्य बल, इसको एक्सटर्नल कर दीजिए, बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार व आकृति में परिवर्तन होता है। ठीक है। प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है कि अगर किसी भी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है, F बराबर अप्लाइड का मतलब बाह्य बल लगाया जाता है तो उसके आकार व आकृति में परिवर्तन होता है। जब बाह्य बल को रिमूव कर दिया जाए, हटा दिया जाता है, तो वह वस्तु पुनः अपने ओरिजिनल या मूल अवस्था में आ जाती है, अर्थात रिपीट ओरिजिनल स्टेट। अगर कोई भी वस्तु है, सपोज कीजिए जैसे स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पर अगर आप बल लगाएंगे तो स्प्रिंग ऐसे खिंचाव में आएगी, और यहाँ पर बाह्य बल अप्लाई किया गया है मतलब जीरो नहीं है। जैसे ही बाह्य बल को जीरो कर देंगे, हटा देंगे, तो यह वापस अपने मूल अवस्था में आ जाएगी। तो ऐसे ही किसी भी वस्तु पर किसी पदार्थ पर अगर बाह्य बल लगाया जाता है तो उसकी आकार व आकृति में परिवर्तन होता है, और जब बाह्य बल को हटा दिया जाता है तो वह वस्तु अपने मूल अवस्था में आ जाती है। इस प्रकार के पदार्थ को या वस्तु को प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं, और वस्तु के इस गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। ठीक है। तो ये कौन कौन से पदार्थ हैं जो ऐसे हो सकते हैं, इसमें स्टील है। अगर स्टील का तार है उसको आप खींचेंगे तो उसमें जो खिंचाव है वह बल हटाने के बाद में वह खिंचाव कम रहेगा एक लिमिट तक, और वह प्रत्यास्थता के गुण को सिद्ध करेगा। क्वार्ट्ज है, रबर है, प्लास्टिक है। अब प्लास्टिक जो है वह एक लिमिट के बाद में डिफॉर्म होने पर एक सीमा के बाद में अगर वह विरूपित हो जाता है तो वह अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त नहीं करता है। इसीलिए जो प्रत्यास्था का जो गुण है वह किसी भी वस्तु के लिए एक सीमा तक है, एक लिमिट तक है। उससे ज़्यादा अगर उस पर बल लगाएंगे और वह वस्तु विरूपित हो जाती है तो पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगी, और पूर्णतया वह परमानेंट रूप से या हमेशा के लिए वह विरूपित वस्तु में बदल जाएगी। दूसरा जो वस्तु है जिसको अपन विरूपक बल के आधार पर डिफाइन करते हैं वह है अप्रत्यास्थ वस्तु, अर्थात जो प्रत्यास्थ वस्तु नहीं है उसको अपन यूँ बोल सकते हैं। अप्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है, जो प्रत्यास्थ नहीं है। तो अब इसकी परिभाषा किस प्रकार से देंगे कि किसी भी वस्तु पर अगर अपन बाह्य बल लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स अगर अप्लाई करते हैं, तो उसके आकार व आकृति में परिवर्तन होता है। इसके आकार व आकृति में परिवर्तन होता है। तो आकार और आकृति में परिवर्तन होने के बाद में जब उसे बाह्य बल उस वस्तु से हटा लिया जाता है तो वह जो परिवर्तित वस्तु थी उसी अवस्था में हमेशा के लिए हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अर्थात वह जो परिवर्तन है वह उस पर परमानेंट हो जाता है, वह वस्तु पुनः मूल अवस्था में नहीं आती है। परिवर्तन है वह उस वस्तु में परमानेंट रूप से उसी रूप में वह वस्तु धारित हो जाती है। अर्थात उसमें जो परिवर्तन है वह परमानेंट होगा समय के सापेक्ष, उसमें बल हटाने के बाद में मूल अवस्था में नहीं आएगी। इस प्रकार के पदार्थ को अपन अप्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। अर्थात यूँ मान सकते हैं किसी भी वस्तु पर अगर बाह्य बल लगाते हैं तो उसके आकार या आकृति या दोनों में जो परिवर्तन होता है वह परमानेंट रूप से होता है, वह समय के सापेक्ष परिवर्तित फिर नहीं होती है। अर्थात बल हटाने पर पुनः वह वस्तु प्रारंभिक अवस्था में नहीं आती है। इस प्रकार के पदार्थ कौन से हैं, जैसे ग्लास, कांच, और इसके अलावा कुछ और पदार्थ भी हैं। अब आप यूँ मान सकते हैं कि जैसे कि मैं कहूँ कि
ग्लास है, कांच है, उस कांच को अगर आप किसी वस्तु उस पर बाह्य बल लगाते हैं तो कांच में जो परिवर्तन होता है वह परमानेंट हो जाएगा, और परमानेंट होने के बाद में अगर आप बल हटाएंगे तो पुनः वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आएगा। ओके, तो उपरोक्त बातों के आधार पर अपन प्रत्यास्था को परिभाषित कर सकते हैं। तो प्रत्यास्था की जो अच्छी सी परिभाषा अपन दे सकते हैं साइंटिफिक तरीके से, विभिन्न प्रकार के थियरी और एक्सपेरिमेंट जो अभी अपन ने डिस्कस किए हैं उनके आधार पर कह सकते हैं, जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो वह वस्तु या पदार्थ के कण आरोपित बल के कारण से उत्पन्न परिवर्तन, ध्यान रखिएगा, जो वस्तु या पदार्थ है वो जिन कणों से बना हुआ है उन कणों के बीच में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन का विरोध करते हैं। अर्थात किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाएंगे तो उस पदार्थ या वस्तु के जो कण हैं वह आरोपित बल के कारण से उत्पन्न परिवर्तन का विरोध करते हैं तथा वस्तु को पुनः प्रारंभ अवस्था में ही लाने का प्रयास करते हैं। पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्था कहा जाता है और इस प्रकार के पदार्थ को प्रत्यास्थ पदार्थ कहा जाता है। अब इसके आधार पर अपन कह सकते हैं, यदि बल का मान शून्य है, अगर आरोपित बल का मान शून्य है अर्थात आरोपित बल है उसको हटा लिया गया है तो परिवर्तन भी शून्य होगा, अर्थात जो कण जिस परिवर्तन का विरोध कर रहे थे वह विरोध भी शून्य हो जाएगा और पदार्थ अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार के पदार्थ को अपन क्या कहेंगे, पूर्णतः प्रत्यास्थ पदार्थ। जैसे एक रबर लीजिए, उस रबर को आप खींचिए एक सीमा तक, एक लिमिट तक, और खींचने के बाद में अगर आप उस पर जो बाह्य बल है, जो आपने खिंचाव बल उसको दिया है, उसको आप शून्य कर देंगे तो रबर अपनी पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन रबर को बोल सकते हैं वो प्रत्यास्थ पदार्थ है। अगर मैं कहूँ कि आरोपित बल है उसको शून्य अर्थात आरोपित बल है उसको हटा दिया जाता है तो परिवर्तन है वो पूर्ण रूप से शून्य नहीं होता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को अपन आंशिक प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। तो आंशिक पदार्थ, वैसे सारे के सारे जो पदार्थ हैं अभी भौतिक जगत में उनको अपन पूर्ण रूप से पूर्ण प्रत्यास्थ पदार्थ नहीं कह सकते हैं कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी मटेरियल है वह पूर्ण प्रत्यास्था अभी तक नहीं दर्शाता है कि पुनः वह अपनी प्रारंभिक अवस्था में वैसा का वैसा आ सके। इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को किसी भी इलास्टिक पदार्थ को अगर आप बार बार उसे बल देते हैं, बल लगाते हैं और उसमें खिंचाव उत्पन्न करते हैं और उसे वापस बल को हटाते हैं और उसे पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाते हैं और ये रिपीटेशन चलता रहता है काफ़ी टाइम तक, तो वह अपने इस गुण को खो देता है, या उसमें अपन इसे बोल सकते हैं उसमें ऊर्जा की हानि होती है। जितनी ऊर्जा उसे खींचने में दी गई थी, जितनी ऊर्जा उसे प्रत्यास्था उत्पन्न करने के लिए, उसके डिफॉर्म होने के लिए दी गई थी, उसे बल हटाने पर उतनी ही ऊर्जा वापस नहीं मिलती है। अर्थात इरिवर्सिबल, यह एक प्रकार की पूर्ण रूप से उत्क्रमणीय प्रोसेस नहीं है, कुछ न कुछ ऊर्जा की हानि होती है और इसे ऊर्जा की हानि को अपन आगे पढ़ेंगे एक प्रकार के शैथिल्य ह्रास या स्टेरेसिस लूप एनर्जी लॉस के रूप में अपन डिस्कस करेंगे। आप इसे आगे देखेंगे इसको। अब किसी भी पदार्थ की प्रत्यास्था चेक करने के लिए आप एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक कोई भी ठोस फर्श लीजिए, फ्लोर, एक चिकना फर्श है और उस फर्श पर आप विभिन्न पदार्थ के बनी हुई बॉल्स लीजिए, विभिन्न प्रकार के पदार्थों की बनी हुई। जैसे मेरे पास यहाँ पर 4 प्रकार की अलग अलग बॉल्स हैं। ये ए पदार्थ है, ये बी पदार्थ है, ये सी पदार्थ है, ये डी पदार्थ है, और उनको समान ऊंचाई से उस फर्श पर छोड़ते हैं। अब वो फर्श पर टकराने के बाद में बाउंस बैक होती हैं, जंप करती हैं। तो जंप करने के दौरान जो भी बॉल ज़्यादा ऊंचाई तक जंप करती है उसकी प्रत्यास्था उतनी ही ज़्यादा होगी, अर्थात वह पदार्थ उतना ही ज़्यादा प्रत्यास्थ होगा। तो देखिए इस चित्र के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि पदार्थ ए है, उसको बाउंस बैक करते हैं पदार्थ ये फर्श से टकराने के बाद में, तो यह इस दूरी तक आता है। बी है वह इतनी दूरी तक ही आता है, सी है वह इतनी दूरी तक आता है, डी इतनी दूरी तक। तो इसकी हाइट देखिए, सपोज मैं कहूँ ये हाइट है h1, ये हाइट है h2, ये हाइट है h3 और ये हाइट है h4। तो आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा ऊंचाई तक वापस बाउंस बैक किसने किया है, सी पदार्थ की गोली ने। तो अर्थात जो सी पदार्थ है वह सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रत्यास्थ है। सबसे कम हाइट किसकी है, बी की, तो यहाँ पर बी पदार्थ है वो सबसे कम यहाँ पर प्रत्यास्थ है। तो इसके द्वारा अपन एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके किसी भी पदार्थ की जो इलास्टिसिटी है या प्रत्यास्थता है उसको अपन चेक कर सकते हैं। अब चूंकि जो प्रत्यास्थता है वो पदार्थ के जो कण हैं उनके आपस में इंटरेक्शन, उनकी अंतःक्रिया, उनके बीच में जो बंधन है वो किस प्रकार का है, इससे जुड़ा हुआ विषय है।
तो अब देखिए कि नॉर्मली विभिन्न प्रकार के जो पदार्थ हैं वो विभिन्न प्रकार के कणों, उनके जो कण हैं वो आपस में एक इंटरेक्शन करते हैं, एक प्रकार की अन्योन्य क्रिया करते हैं, और उस अन्योन्य क्रिया के कारण से उनमें एक प्रकार का बल लगता है, और वह बल उन पदार्थों की स्थिति के कारण से जो स्थितिज ऊर्जा है उसका भी फंक्शन होता है। तो अपन जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के बीच में लगने वाला जो बल है वह स्थितिज ऊर्जा के साथ में स्थिति का परिवर्तन के रूप में अपन लिख सकते हैं। अर्थात अगर मैं किसी भी पदार्थ की स्थितिज ऊर्जा का उसकी पोजीशन या स्थिति के साथ में अवकल के रूप में लिखता हूँ तो वह बल आएगा। जहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है वह स्थिति का फलन होती है, और उनके बीच में लगने वाला जो बल है वह भी उनके बीच की दूरी है उसका फलन होता है। तो देखिए एक सिंपल सा एक ग्राफ पढ़ते हैं कि दो कण हैं, उन कणों के बीच में लगने वाला बल है जो अन्योन्य क्रिया होती है, उस बल जो बल है वह दो प्रकार का बल होगा, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। तो आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल से मिलके जो बल बनता है, जो रिजल्टेंट फोर्स है, जो परिणामी बल है, उस बल को अपन इस प्रकार से लिखते हैं। ध्यान रखिए, अगर बल का मान ऋणात्मक है तो वह आकर्षण बल है, और बल का मान अगर धनात्मक है वह प्रतिकर्षण बल है। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण बल वह ऋणात्मक होगा तो वह एक प्रकार का आकर्षण बल होगा। अगर कूलाम्बिक फोर्स है दो समान आवेशों के बीच में तो वह प्रतिकर्षण बल होगा, और असमान आवेशों के बीच में है तो वह प्रतिकर्षण बल होगा। तो इस प्रकार के देखिए ये बल, यहाँ पर ये बल देखिए, ये जो बल है ये धनात्मक है तो यह प्रतिकर्षण बल, ये बल है तो ऋणात्मक है तो यह आकर्षण बल होगा ऋणात्मक होने की वजह से। तो देखिए यह दूरी के साथ में बल दिया गया है, जहाँ पर बल का मान 0 है, ये देखिए यहाँ पर बल का मान 0 है, ए बराबर 0, वह उनकी दूरी होगी साम्य अवस्था की, तो उसको अपन R0 के नाम से, दो कणों के बीच की साम्य अवस्था की दूरी है, इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं। अब जहाँ पर बल का मान 0 है वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होगी। ये देखिए F बराबर माइनस का डेल U अपॉन डेल R बराबर 0, तो डेल U अपॉन डेल R बराबर 0, तो U बराबर कॉन्स्टेंट, तो वह जो बल है वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है वहाँ पर 0 होगी, सॉरी न्यूनतम होगी। तो देखिए यहाँ पर जो, अगर मैं कहूँ यहाँ पर जो बल है वो इसके सापेक्ष खींची गई स्पर्श रेखा है, एक प्रकार से ढाल को बताता है, ठीक है। तो जहाँ पर बल का मान न्यूनतम है, ठीक है, वहाँ पर स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा। तो स्थितिज ऊर्जा का मान 0 होगा तो उसके बीच के अंदर लगने वाला बल है वह 0 होगा। अगर बल 0 होगा तो देखिए वह पदार्थ है नॉर्मली साम्य अवस्था की स्थिति में होगा। अब जैसे ही इसको अतिरिक्त बाह्य बल दिया जाता है तो बाह्य बल देने के कारण से जो कणों के बीच की दूरी है वह परिवर्तित होगी, तो कणों के बीच की दूरी परिवर्तित होगी। तो देखिए यह R0 से ज़्यादा होगी, R0 से ज़्यादा होगी तो उसके सापेक्ष देखिए स्थितिज ऊर्जा का मान कम और ज़्यादा होता रहेगा। यह स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव है तो इधर की तरफ जाएंगे तो देखिए स्थितिज ऊर्जा वैसे तो घट रही है लेकिन नेगेटिव रूप से यह कम हो रही है, तो इनडायरेक्ट रूप से बढ़ रही है। ध्यान रखिए 0 स्थितिज ऊर्जा है वो नेगेटिव से बड़ी है तो स्थितिज ऊर्जा का मान परिवर्तित होता है। तो वह स्थितिज ऊर्जा का मान जो परिवर्तित होता है, स्थितिज ऊर्जा यहाँ पर अगर 0 की ओर अग्रसित है तो वह नेगेटिव से बढ़ती हुई मालूम हो रही है, अर्थात यहाँ पर एक ऊर्जा है वह इकट्ठी हो गई है इसमें स्थिति के रूप में, और जैसे ही वो बल हटाएंगे तो पुनः वह वापस साम्य अवस्था में लाने की कोशिश करेगा और स्थितिज ऊर्जा वापस वह मिनिमम अवस्था में आ जाएगी। तो इस प्रकार से अपन इसको समझा सकते हैं, बल और स्थितिज ऊर्जा के ग्राफ के रूप में प्रत्यास्था को समझाया जा सकता है। अभी अपन कल के लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस पर कितना स्ट्रेस लगता है, कितना प्रतिबल होता है, कितनी विकृति होती है, कितना तनाव होता है, किस प्रकार से जो पदार्थ, विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं वो प्रत्यास्था के ऊपर निर्भर करते हैं, और प्रत्यास्था के आधार पर पदार्थों के विभिन्न प्रकार के गुणांकों की किस प्रकार से अपन गणना कर सकते हैं, ये अपन कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।